नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा क्षेत्र की विस्तार पूर्वक खबरों से, और इसके अलावा देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। और दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे कांग्रेस की उस खबर से जिस खबर ने पूरे देश में एक प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है, और वो है दोस्तों आज 30 सितंबर अंतिम तारीख थी नामांकन भरने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में किस किस के नामांकन आए, किसके मध्य टक्कर होने वाली है, और माननीय अशोक गहलोत की उसमें भूमिका क्या रहने वाली है, और किस प्रकार की अब स्थितियां होगी, क्या आगे होने जा रहा है, और 17 अक्टूबर को जब चुनाव होगा या फिर नहीं होगा, इसके लिए परिस्थितियां क्या कहती है। दोस्तों, विस्तार से बात करें तो 3 नामांकन आज अंतिम दिन और अब तक कुल के रूप में आए हैं। तो 3 नामांकन अब तक प्राप्त हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और KN त्रिपाठी, ये 3 नाम हैं, जिसमें से मुख्य जो उम्मीदवार है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मुख्य इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो आधिकारिक उम्मीदवार तो इसको नहीं बताया जा रहा, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री जो कि 5 लोग चुनाव करवा रहे हैं, उनके सबसे प्रमुख वो व्यक्ति है जिनकी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस को मिलेगा। और उन 5 लोगों में मधुसूदन मिस्त्री का नाम है, अरविंद लवली है, और ज्योतिमणि सेनीमलाई भी है। इसके अलावा कुमार स्वामी और डॉक्टर राजेश मिश्रा, ये 5 लोग हैं जिनमें मधुसूदन का नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो बयान आया उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार इसमें कोई नहीं है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि अगर मधुसूदन मिस्त्री का हम नाम लें तो दोस्तों ये सारे ही कांग्रेस के वो चेहरे हैं जो धुरंधर चेहरे हैं, बहुत बड़े चेहरे कांग्रेस के ये माने जाते हैं। और इसमें अरविंद लवली और ये 2-3 चेहरे जो हैं, जो 5 प्रमुख लोगों में है, वो G23 के नेता भी माने जाते हैं। जो कांग्रेस के अंदर ये G23 दोस्तों उन नेताओं का एक ग्रुप, एक समूह है जो कांग्रेस में परिवर्तन चाहते हैं, संगठनात्मक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, और जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द अब तक कांग्रेस का ढांचा चला आ रहा है उसमें वो सुधार चाहते हैं, ताकि भारत में कांग्रेस को मान्यता एक प्रकार से सर्व दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, एक परिवारवाद का ठप्पा इस पर ना लगे। तो इसको लेकर G23 समूह जो है वो लगातार चर्चा में बना रहता है, और चर्चाओं में बना भी क्यों ना रहे, उन्हीं नेताओं के द्वारा चिट्ठियां लिखी जाती है बार बार सोनिया गांधी को। और सोनिया गांधी वो चेहरा है कांग्रेस का जो अब तक सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष की कुर्सी पर रह चुकी है। अब तक 4 बार चुनाव हुए हैं दोस्तों। मैं इसकी प्रक्रिया आपको बैक में जाकर बताते हैं। 1939 में सबसे पहला चुनाव हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने बाकायदा कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था और 1580 वोट प्राप्त किए थे। उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे सीतारमैया, जिनको 1377 वोट मिले थे। उस समय वोट कांग्रेस के कम थे। उसके बाद में धीरे धीरे वोट भी बढ़ने लगे, और उसमें ये जो वोटिंग होती है ये दोस्तों PCC और ICC अर्थात केंद्रीय जो 1500 केंद्रीय पार्टी के सदस्य जो है ICC के, जिसको बोलते हैं कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो है, वो 1500 वोट है, और 9000 करीब PCC के वोट है, जो सभी प्रदेशों की एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो होती है उसके, इन सभी के वोट इसमें पड़ते हैं। तो 1950 को जो चुनाव हुआ उसमें परसोत्तम दास टंडन ने चुनाव जीता था, और उनको 1306 वोट मिले थे। और उनके सामने चुनाव में खड़े हुए आचार्य कृपलानी, उनको 1092 वोट मिले थे। इसके अलावा तीसरा जब चुनाव हुआ तो वो हुआ था 1997 को, सीताराम केसरी ने ये चुनाव जीता था। उसके बाद में उनको हाशिए पर धकेल दिया गया। कांग्रेस पार्टी के
इन हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व ने उनको नकार दिया था, क्योंकि वो अलग विचारधारा भी रखते थे और कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग देखना चाहते थे। बेशक वो G23 उस समय समूह नहीं बना था, लेकिन वो उसी प्रकार की विचारधारा रखते थे। उनको 6224 वोट मिले थे दोस्तों, 6224 वोट, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वोट पहली बार उन्हीं को मिले थे। और उनके सामने शरद पवार चुनाव लड़ रहे थे, उनको 882 वोट मिले थे। और एक सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट भी उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, नंबर 3 पर आए और उनको मात्र 354 वोट मिले थे। ये तीसरे चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1997 को हुआ। उसके बाद में 2000 को फिर चुनाव हुआ। हालांकि 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहता है, बीजेपी का 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है, लेकिन 3 साल बाद ही फिर चुनाव हुए। परिस्थितियाँ ऐसी आई क्योंकि सीताराम केसरी को दरकिनार कर दिया गया और उसके बाद में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी अध्यक्ष का और 7400 वोट लिए, 7400। उनके सामने जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा, मात्र 94 वोट उनको प्राप्त हुए दोस्तों। तो ये 4 चुनाव हुए। 5वां चुनाव अगर वोटिंग होती है तो ये होने जा रहा है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जी समूह के जो एक प्रकार से विद्रोही जो नेता थे, कांग्रेस की मूल सिद्धांत, जो कांग्रेस का मूल सिद्धांत तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहना, एक परिवारवाद में सिमट जाना कांग्रेस का मूल सिद्धांत नहीं था। और उन नेताओं का G23 के नेताओं का भरपूर समर्थन मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को और आज उनके नामांकन में दिखाई दिए ऐसे कई नेता। उनके नामांकन में जो नेता थे उनके नाम मैं आपको बताऊं तो अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, ये बड़े नेता हैं दोस्तों सारे देश के कांग्रेस के। अंबिका सोनी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह और इसके अलावा G23 के भी नेता कुछ नज़र आए। इनमें मैं आपको नाम बताऊं तो आनंद शर्मा, पवन बंसल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चौहान, अविनाश पांडे, राजीव शुक्ल और रघुवीर मीणा भी शामिल रहे। तो इन नेताओं के शामिल होने का एक तात्पर्य यही लगाया जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस का आधिकारिक चेहरा तो नहीं है जैसा मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, लेकिन कांग्रेस का सर्वमान्य चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे है। शशि थरूर एक बागी उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं और KN त्रिपाठी बहुत साधारण से सदस्य है, वो एक स्टेट से बिलोंग करते हैं और जब अपने शीर्ष नेताओं को ये कहते सुना कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है तो इन्होंने भी पर्चा भर दिया। अब क्या होने जा रहा है, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन में सीधी टक्कर होगी। मल्लिकार्जुन का बनना लगभग तय है। और इसके अलावा मैं अब G23 के उन 23 नेताओं के नाम आपको बताऊंगा जो लगभग अधिकांशतया अब खुश है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर। और गांधी परिवार ने कोई नामांकन नहीं किया। पहली बार गांधी परिवार यहाँ समझ चुका है अब कि अब कांग्रेस में आपकी परिवारवाद की स्वीकृति को चुनौती मिलने लगी है, अब उसको चैलेंज किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी और ख़ास सिपलेगारों में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेहरा तो अलग है गांधी परिवार से, इसीलिए उनको समर्थन मिल रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ये G23 के नेताओं का चेहरा है, उन्होंने लास्ट में अपनी अलग पार्टी भी बना ली कश्मीर में। कपिल सिब्बल वो बाद में लोकसभा में पहुँचे सपा के सहारे, ये भी छोड़ चुके हैं। और सारे बड़े बड़े केस कांग्रेस की तरफ से इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। इसके अलावा शशि थरूर जिन्होंने आज अलग से नामांकन भी दाखिल किए हैं, ये बड़े चेहरे हैं G23 के। मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, भूपेंद्र हुड्डा,
राजेंद्र भट्टल और लवली वीरप्पा मोइली ये भी हैं। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, अजय सिंह, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, राज बब्बर, अरविंद लवली और कोल ठाकुर, ये G23 के वो 23 नाम हैं जिनमें कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ ने अपनी अलग पार्टी बना ली, कुछ बीजेपी में शामिल हो गए और शशि थरूर चुनाव भी लड़ रहे हैं और कुछ अब मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुल कर आए हैं। तो मल्लिकार्जुन का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और मैं आपको वोट भी बताऊं तो सोनिया गांधी को मिले 7400 वोटों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वोट ले जा सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगभग तय। अब क्या होगा राजस्थान में, थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं। गहलोत और सचिन पायलट को लेकर तरह तरह की बातें राजनीति में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, सोशल मीडिया में लोगों के बीच भी चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। अब कौन सीएम बनेगा? हालांकि गहलोत ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो स्पष्ट कहा कि मैंने माफ़ी मांग ली है सोनिया गांधी से जो अनुशासनहीनता हुई उसके लिए, क्योंकि मैं एक लाइन का फैसला पार्टी के हित में पास नहीं करूँ इसका, ये मेरी विफलता है, मैंने वो अनुशासनहीनता हुई उसके लिए माफ़ी मांग ली है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अब मैं सीएम रहूँगा भी या नहीं रहूँगा, ये सोनिया गांधी के हाथ में है। तो ये प्रमुख बातें उन्होंने कही, इसी के ऊपर अटकलें लग रही है क्योंकि उसके जस्ट बाद जब गहलोत बाहर आए तो सचिन पायलट को मौका दिया गया सोनिया गांधी से मिलने का और उनसे क्या मंत्रणा हुई ये खुलकर तो बात नहीं आई बाहर, लेकिन कुछ ना कुछ सेटलमेंट ऐसा राजस्थान की सरकार को बचाए रखने के लिए ज़रूर हुआ है। 2023 के चुनाव है, 24 में आम चुनाव है और यही एक स्टेट ऐसा बचा है जो अभी तक अशोक गहलोत की कार्यकुशलता से बचा हुआ है, वरना कांग्रेस की किरकिरी पूरे देश में पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसको लेकर अगर ये भी चला जाता तो कांग्रेस कहीं की नहीं रहती और लोकसभा के चुनाव में उनको बहुत मुश्किल होती और विभिन्न अन्य दल, क्षेत्रीय दल उनको अब मानते भी नहीं हैं। अलग से ममता बनर्जी संगठन बना रही है, जिस संगठन का हिस्सा बन रही है, वो स्वयं प्रधानमंत्री की दावेदार बनकर उभर रही है, वो कांग्रेस के किसी नाम पर सहमति नहीं जता रही है। अब नीतीश कुमार जब बीजेपी से नाता तोड़कर अलग लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव सरकार बना ली है बिहार में, तो अब वो प्रधानमंत्री की बाट जो बैठी है कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अब ये सारे संगठन मिलकर बना देंगे। तो क्या होगा, क्या ऐसा होने वाला है, क्या 3, 4, 5 नाम उभर कर सामने आएंगे, उनकी लड़ाई नहीं होगी? अगर नहीं होती है तो मोदी को कितनी टक्कर दे सकते हैं ये विपक्ष एकजुट होकर? सारा विपक्ष देश का दोस्तों प्रयास कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के रथ को रोका जाए और नरेंद्र मोदी का रथ है कि ताबड़तोड़ दौड़ रहा है दोस्तों तेजी। आज गुजरात की बात करें, उनकी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा है, जिस प्रकार से रोड शो में 20 सालों से लगातार उनका जन समर्थन कम नहीं हो रहा है, उनकी समर्थक ताकत बढ़ रही है, उनका रुतबा अभी तक कम नहीं हुआ है बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा है और यही देश में हाल है दोस्तों। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के पीछे अगर उनको टक्कर देता हुआ कोई चेहरा आपके दिमाग में भी है तो वो कोसों दूर है। ये परिस्थिति है देश में लोकसभा चुनाव की जो आने वाले हैं अभी तक सामने आई है। हम बात कर रहे थे गहलोत की और सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट और गहलोत को लेकर बहुत बातें कही जा रही है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय और वक्त बताएगा। एक बहुत 4 लाइनें हैं चर्चा का विषय बनी है, वो मैं आपको बताऊँ इन दोनों के समदों पर है। और जब से जुलाई महीने में 2020 में सचिन पायलट बागी हुए थे और जो टेंशन राजस्थान में हुई थी, बड़ी मुश्किल से अशोक गहलोत ने सरकार बचाई थी। उसके बाद से ही अटकलों का बाज़ार गर्म है, सोशल मीडिया का बाज़ार गर्म है। तो वो 4 लाइनें क्या है जो सोशल मीडिया पर सर्वाधिक पढ़ी और देखी और चर्चित हुई जा रही है, वो थी
मीलों तक चलता रहा यूं ही मोहब्बत का कारवां, मीलों तक चलता रहा यूं ही मोहब्बत का कारवां, ना मालन ऊंट से उतरी ना गुजरों ने पीछा छोड़ा। दोस्तों ये मारवाड़ी की लैंग्वेज में एक बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ उन्होंने बनाई है। इसके पीछे इनके जो भाव दिए हुए हैं वो भाव राजस्थान की जनता भली भांति समझ सकती है और इनको लेकर काफ़ी चर्चा भी छिड़ी है और इसको लेकर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान में आगे क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनता है, आला कमान किसको थोपती है या फिर अशोक गहलोत ही बने रहते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस तो अशोक गहलोत को अब ना छेड़ने का ही दिखाई देता है, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव, 2024 में आम चुनाव। ऐसे में अगर कांग्रेस राजस्थान में सीएम चेहरे को छेड़कर यहाँ परिवर्तन करती है तो कांग्रेस बहुत भारी मुश्किल में पड़ सकती है। ये कांग्रेस के आला नेता भी भली भांति जानते होंगे। वर्तमान में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के, इसको लेकर इतनी मशगूल है कि पीएफआई पर केंद्र द्वारा प्रतिबंध तक लगा दिया गया। ज़बरदस्त छापेमारी चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार की मोदी सरकार की जो प्रतिक्रियाएं होती है और जो कार्रवाई हो रही है उसका जमकर पूरे देश में विरोध करती आई है, लेकिन इसका विरोध नहीं कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस खुद में बिजी है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्राएं चल रही है, लेकिन कांग्रेस टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है और संगठनात्मक ढांचे का परिवर्तन अब बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा स्तर इसको मान सकते हैं वो होने जा रहा है। राजस्थान में सरकार दांव पर लगी है, तो क्या भारत जोड़ो की ज़रूरत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, या फिर कांग्रेस जोड़ो की ज़रूरत है? ये समस्या कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की है, हमारी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज की कांग्रेस के ऊपर। अब हम जिक्र करेंगे आसपास की खबरों का। तो दोस्तों 16वां विशाल भंडारा लगाया जा रहा है आज बालाजी के पैदल यात्रियों की सेवार्थ अमरनाथ लंगर सेवा समिति की तरफ से आज 30 सितंबर को इसका भादरा से 4 किलोमीटर दूर जोड़कियावाद से आगे भव्य उद्घाटन है, जिसमें मुख्य अतिथि भामाशाह सुशील गुप्ता होंगे, श्यामानंद जी महाराज भी अतिथि है, मांगीलाल जी गोयल भी इसमें अतिथि हैं, तेजपाल पूनिया महिपाल भी इसमें अतिथि हैं। इसमें भोजन, चाय, नाश्ता, विश्राम, दवाइयाँ, कंबल, रजाइयाँ, गर्म पानी, गर्म दूध आदि सुविधाएं लंगर अमरनाथ लंगर सेवा की तरफ से पैदल यात्रियों को दी जाती है। वहीं एक्यूप्रेशर की भी व्यवस्थाएं दी जाती है। इसके अलावा बालाजी लंगर सेवा की तरफ से भी 16वां विशाल भंडारा पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। वो नई गौशाला के सामने भादरा में ही पेट्रोल पंप के पास लगाया गया है। वहाँ भी बालाजी की यात्रा करने वाले पैदल यात्रियों के लिए यही कमोबस्त सुविधा दी जा रही है। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें सीवरेज के गड्ढों की, तो भादरा में ये समस्या अब नासूर का रूप ले चुकी है। हम बात करें पुरानी ग्रामीण बैंक के आगे, दोस्तों बद्री सैनी के घर के आगे एक बड़ा गड्ढा सड़क में अभी भी सीवरेज कंपनी को, नगर पालिका को, भादरा प्रशासन को, विधायक बलवान पूनिया को और सभी पार्षदों को चिढ़ाता हुआ अभी भी पिछले 4-5 दिनों से लगातार गड्ढे के रूप में वहाँ मौजूद है और लगभग 5 से 7 फीट गहरा और आकार बताए तो लगभग 8 से 10 फुट का आकार, और दुर्घटना को निमंत्रण देता हुआ ये गड्ढा अभी भी सीवरेज कंपनी की लापरवाही से ज्यों का त्यों बना हुआ है। ना इसको दुरुस्त किया जा रहा है, ना इसको सुधारा जा रहा है, ना किसी कर्मचारियों ने यहाँ आकर इसकी सुध ली है। और कमोबस आरोप ये लगते हैं सीवरेज कंपनी, जलदाय विभाग पर, जलदाय विभाग सीवरेज कंपनी पर। सोचने वाली बात यह है कि जब 6-7 साल पहले सीवरेज प्रारंभ भादरा में नहीं हुई थी तो उससे पहले ये समस्या नहीं थी भादरा में सड़क धंसने की।
पाइपों में, जलदाय विभाग के पाइपों में लीकेज की समस्या तो पहले भी थी, 20-30 वर्षों से है, दशकों से है, लेकिन ऐसे सड़क धंसने की समस्या नहीं थी। और जो शौचालय की कुइयाँ घरों में है वो भी आज की नहीं है, सैकड़ों वर्षों से भादरा में है, आज भी है। लेकिन उस समय वो कुइयाँ यदा कदा ही कहीं कोई घटना दिखती थी। अब अमूमन ये घटना कस्बे के हर बाज़ारों में, हर गलियों में दिखाई देती है। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है, सीवरेज कंपनी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाहियाँ जो सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद में सड़क निर्माण के चलते जल्दबाजी में की है, उसका ये खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि उसको कंपेजिट नहीं किया गया, उसको मिट्टी को जो टाइट किया जाता है, जो कंप्रेसर लगाकर मिट्टी को धंसकर जमावट के रूप में नीचे बिठाया जाता है, उसके बाद में सड़क बनाई जाती है, रोलर फेरकर उसको जमावट के साथ फिर सड़क बनाने का सिलसिला अमूमन हमने देखा है। वो सारे पैमाने यहाँ धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दी उन पैमानों की। तो इस प्रकार की सीवरेज की सड़कें आनन फानन में करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद कर दिए गए और ना कोई जनप्रतिनिधि बोला। विधायक बलवान पूनिया इतने में खुश है कि उन्होंने सीवरेज का जो ये काम, क्योंकि 2014 में दिसंबर में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, और ये लेट हुआ, धीमी गति से चल रहा है, टारगेट में काम पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर विधानसभा में आवाज़ बुलंद की और 70 लाख की प्लेंटी सीवरेज कंपनी को लगा ली। तो बहुत खुश हुए, दर्जनों जगह अपने संबोधनों में इन 70 लाख का जिक्र करना वो कभी नहीं भूले। जब हम समाचारों में इसका जिक्र करना शुरू किया है हमने, उसके बाद में छोड़ चुके हैं वो, अब उसका जिक्र नहीं करते हैं कि मैंने 70 लाख की प्लेंटी लगाई है, क्योंकि ये जनता के सामने आ गए। ये कोई सरे लेने की चीज़ नहीं है। अगर आप सरे लेना चाहते हैं तो क्यों अब तक सीवरेज का काम चल रहा है, क्यों अब तक पूरा नहीं हुआ, क्यों सड़कें धंस रही है, क्यों सड़कों के नीचे सुरंग मिल रही है, क्यों सड़कों के नीचे खोखलापन है, क्यों सैकड़ों की संख्या में लोगों के घरों में दरारें आ चुकी है, उनका मुआवजा कौन देगा? उन गरीबों के घरों में नीम में पानी जा चुका है, वो धंस चुके हैं और उनका लाखों का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा कौन देगा? उसकी जवाबदारी किसकी है? क्या ये जवाबदारी नगर पालिका की, प्रशासन की, सरकार की, सीवरेज कंपनी की? कभी तय करने का प्रयास किया विधायक महोदय ने? कभी नहीं किया। ना इस ओर कभी दो शब्द भी बोले विधायक बलवान पूनिया ने। तो दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया की भूमिका सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की है। वो हर चीज़ का श्रेय लेने के लिए तत्परता से आगे आते हैं। उनके कार्यकर्ता भी यही काम करते हैं। अगर आप साल से पहले जाएंगे तो 1 साल से पहले सोशल मीडिया में ये अभियान सा चला था, हर एक योजना का एडवांस में श्रेय लेने का। और उसके बाद में जब ट्रोल होने शुरू हुए, लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने खिंचाई शुरू कर दी, चाहे वो विपक्षी दल भाजपा हो या आम जन हो, सोशल मीडिया पर खिंचाई शुरू कर दी। आंधी तूफान आते हैं, बरसात ज़्यादा आते हैं, उसका श्रेय भी बलवान पूनिया को दिया जाने लगा कि आज तो जमकर बरसात हुई है भादरा क्षेत्र में। विधायक बलवान पूनिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान इंद्र को बोल कर ये बरसात करवाई है। इस प्रकार से जब विधायक बलवान पूनिया सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे तो फिर ये सिलसिला कुछ कम हुआ, लोगों को राहत मिली है कि कम से कम इस प्रकार की झूठी वाहवाही लेने के लिए आगे तो नहीं आ रहे। दोस्तों, हम झूठी वाहवाही इसलिए कह रहे हैं कि इसके मूल में नहीं जाते हैं। जो काम हुआ है क्या वो सही हुआ है? सीवरेज का काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक प्रकार से बहुआयामी योजना है ये भादरा की, अब तक की। आज तक का कोई भी चेयरमैन ऐसी योजना नहीं ला सका। बहुत बहुआयामी योजना है। नौर में भी नहीं आई, राजगढ़ में भी नहीं है, तारानगर में भी नहीं है, भादरा में लेकर आए हाजी जी, बहुत बड़ी योजना है। लेकिन क्या इसका काम पैमाने से हो रहा है? जिस कंपनियों को ठेका दिया गया है, जांच करने की कोशिश की किन परिस्थितियों में दिया गया है? कहीं कोई कमीशन का चक्कर तो नहीं, जैसा कि पूर्व में आरोप लगे थे, अखबारों की सुर्खियां बनी थी?
क्या अब जो काम हो रहे हैं और पेटी में काम दिया जा रहा है और उसमें अनाड़ी ठेकेदारों द्वारा काम किए जा रहे हैं, सड़कें धंस रही है, सीवरेज का हाल बुरा है, अभी बैक मारना भी शुरू हो गया है दोस्तों। अभी पूरी सीवरेज चालू ही नहीं है, कनेक्शन हुआ ही नहीं है, धड़ाधड़ कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पूरी भादरा में सीवरेज चालू हुई नहीं है। काम अभी 70 से 80% के बीच हुआ है, 20% प्योर काम बाकी है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है, लेकिन इसकी खामियां जो है उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा। ये पाइपलाइन बिछाई गई ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर, तो इसके बेस के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सीधे पाइप छोड़ दिए गए, उनके नीचे ना सपोर्ट दी गई, ना साइड में सपोर्ट दी गई। और भारी हैवी वाहन अगर ऊपर से गुजरता है तो क्या ये मिट्टी नहीं धसेगी? क्या वो पाइप नहीं फूटेंगे, टूटेंगे, डैमेज नहीं होंगे, नीचे नहीं धसकेंगे? और जो ग्रेड है, जो लेवल है, वो लेवल अप डाउन नहीं होगा? क्या कारण है इसका? क्या इसके ऊपर कभी गए हैं? और जो अपनी बरसात आने के समय अपने नालों का जो बरसात छतों के नाले हैं, उनके भी कनेक्शन सीवरेज में हो रहे हैं। और पाइप की कैपेसिटी देखिए आप, और हर नालों के कनेक्शन हो जाएंगे तो कैपेसिटी क्या चाहिए थी और कैपेसिटी क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य आप सभी समझ रहे होंगे, टेक्निकल पॉइंट है, अधिकारी इंजीनियर भी समझ रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर ध्यान कतई नहीं दिया गया। और यही रीज़न है कि पूरी भादरा आज त्राई त्राई कर रही है और सीवरेज को लेकर लोगों में हाहाकार अभी मचना शुरू हो गया है। अगर ये शुरू होगी, इसका उद्घाटन होगा, उससे पहले तो किसी नेता की हिम्मत ही नहीं होगी कि इसका उद्घाटन कर दे, क्योंकि इतनी शिकायतें रोज़ आनी इसमें शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दुआ करते हैं हम कि ऐसी समस्याएं ना हो, सीवरेज सुचारू रूप से चले, जैसी अन्य शहरों में चलती है वैसे चलती रहे। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं रफ़ीक कुरैशी, जो कि पीसीसी सदस्य पिछले दिनों बनाए गए थे, चेयरमैन प्रतिनिधि भी है हमारे भादरा के, और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भी उनको सदस्य बनाया गया है। भादरा में जगह जगह उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। साफ संदेश भारत की तरफ से हम भी रफ़ीक कुरैशी को साधुवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और वो अपने समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए, विशेषकर नगर पालिका के लिए अच्छा कार्य करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जिला स्तरीय हॉकी मैच एक आयोजन किया गया हनुमानगढ़ ज़िले में, जिसमें संगरिया बनाम भादरा के बरवाना टीम के बीच में मैच हुआ और 13-0 से बरवाना की टीम ने ये मैच जीता। दोस्तों, हॉकी का सभी बरवाना के खिलाड़ियों का बहुत बहुत बधाइयाँ उनको, शुभकामनाएं उनको, और बहुत शानदार जीत भादरा तहसील के बरवाना टीम की हुई है, उसके ऊपर वाकई में बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें रामलीलाओं की, तो रामलीलाओं में गंगा जमुना तहजीब जो है वो दिखाई देती है। दोस्तों, गोकशी की घटना पर हम जाए तो गोकशी की घटनाओं में एक प्रकार से भाईचारे को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। मामला हाईकोर्ट में है और जो लेटर वायरल हो रहे हैं, जो बयान थे आरोपियों के, जो 6 आरोपियों के, जिस बयानों में स्वीकृति थी गाय की बच्ची को काटने की, दोस्तों उसके बाद में माहौल एक प्रकार से पलटी हुआ है क्षेत्र में, फिर ये चर्चाओं का बाजार भी गर्म हुआ है। लेकिन इसकी बनिस्बत उल्टे हम जाए रामलीलाओं में, तो रामलीलाओं में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती है भादरा की, और भादरा में अनेकों काम इससे पहले भी हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो 57 वर्ष हो चुके हैं रामलीला समिति का, जिसमें महबूब पेंटर, जो कि प्रारंभिक सदस्य है रामलीला के, जो हास्य कलाकार भादरा के नंबर 1 माने जाते हैं, पेंटर का भी काम करते हैं और अपनी भूमिका वो सदैव रामलीला में कॉमेडियन के रूप में, सहयोगी कलाकार के रूप में देते रहे हैं भगवान राम के मंच पर। और इसके अलावा आदर्श रामलीला कमेटी, जो कि 37 वर्षों से हाथीपुरा में चल रही है दोस्तों, उसमें भी 5 से लेकर 7 ऐसे मुस्लिम कलाकार हैं जो अपना बराबर सहयोग करते हैं रामलीलाओं में। और ये भी एक मिसाल है अमन चैन भाईचारे की भी, और गंगा जमुना तहजीब की एक बड़ी मिसाल है, और ये मिसाल बनी रहे।
दोनों वर्गों के लोग आगे आएँ और इस वर्तमान संकट को भी दूर करें, ऐसी हमारी उम्मीद है, हमारी कामना है और ऐसा होना भी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आज 30 सितंबर है और माधवराव सिंधिया की आज ही के दिन हवाई दुर्घटना में 2001 में मौत हुई थी दोस्तों। बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के। और आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी मनाया जाता है। और रावत सर से जिक्र करें मौसम के जो मंडियों के भाव का, तो रावत सर में 5613 मोठ बिके हैं, ग्वार बिका है 4700, मूंग बिकी है 6570, गेहूँ बिकी है 2550, नरमा बिका है 8400। पदमपुर मंडी में मूंग बिका है 7091, सरसों बिकी है 5571, ग्वार बिका है 4648, जबकि गेहूँ बिकी है 2100, नरमा बिका है 8190। संगरिया में सरसों बिकी है 5685, नरमा बिका है 8367, हनुमानगढ़ में नरमा बिका है 8346, पीलीबंगा में सरसों बिकी है 5480, गेहूँ बिका है 2225, ग्वार बिका है 4600, नरमा बिका है 8300। नौर मंडी में आज की अंतिम मंडी में नरमा 8451, मोठ 5700, ग्वार 4705, चना 4600, सरसों 5725, गेहूँ 2273, जबकि जौ 2486, बाजरी के भाव यहाँ रहे 1845 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम 30 सितंबर को आज 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा, कल 37 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है। तो गर्मी दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है क्योंकि बरसात का मौसम बीत चुका है, मानसून भी बीत चुका है। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं 23 से 30% तक, बादल आज दिन भर भी छाए रहेंगे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। कल 1 अक्टूबर को 27 से 33 डिग्री टेम्परेचर, 35 से 37 दोपहर को मैक्सिमम रहने वाला है। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा दिन भर चलेगी और 10 से 20% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो बरसात की कोई उम्मीद नहीं है, कोई मौसम विभाग की चेतावनी नहीं है। आज के लिए शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।